हाँ जी। तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो भाई आप सभी के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है। छोटी सी तो क्या है, वैसे बड़ी ही खुशखबरी है। रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी 32,000 पोस्टों पर 2024 की विज्ञप्ति थी। 2025 में इसका एग्जाम हुआ था। कमिंग सून रिजल्ट, एक या दो दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। एक दो दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो सभी को अग्रिम रूप से हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनका 2026 वाली भर्ती की वो तैयारी कर रहे हैं, तो साइंस आपकी कंप्लीट हो चुकी है फ्री ऑफ कॉस्ट। आराम से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा टॉपिक चल रहा था जैव विकास। कौन सा टॉपिक चल रहा था? जैव विकास, जिसमें हमने लेमार्कवाद को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अगला सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत, जिसका नाम है डार्विनवाद। डार्विनवाद तो सीधी सी बात है, वो लेमार्क ने दिया था, ये डार्विन ने दिया होगा, नाम से पता लग रहा है। चलिए करते हैं शुरू। यह डार्विनवाद है जो जैव विकास का दूसरा सिद्धांत है। किसका? जैव विकास, जीव जगत का विकास कैसे हुआ या कैसे हो रहा है, तो इसका दूसरा सिद्धांत है। वैज्ञानिक थे इसमें दो, दो वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश के रहने वाले थे। एक का नाम था अल्फ्रेड रसेल वेलेस। क्या नाम था? अल्फ्रेड, लिखो भाई सभी, अल्फ्रेड रेसेल, रेसेल वेलिस लिखोगे तो नाम ज्यादा जल्दी याद होंगे। ठीक है, पहला वैज्ञानिक था अल्फ्रेड रेसेल वेलिस और दूसरे थे रॉबर्ट डार्विन। दूसरे थे रॉबर्ट डार्विन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने अपनी बातों को स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया। क्या क्या बातें की वो देखते हैं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने जैव विकास को लेकर, रॉबर्ट डार्विन ने जैव विकास को लेकर कुछ बातें कही। जैव विकास को लेकर उन्होंने कुछ बातें कही और वो बातें उनकी एक पुस्तक थी। किसकी? रॉबर्ट डार्विन ने एक पुस्तक लिखी अपनी, और उस पुस्तक का नाम कई बार पूछ लेता है, तो नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इनकी बुक का नाम था। इस बुक के अंदर इन्होंने जैव विकास से संबंधित अपनी व्याख्या व्यक्त की। तो डार्विनवाद से भी क्या क्या बातें निकल के आई हैं कि डार्विनवाद है वो जैव विकास का दूसरा सिद्धांत है। डार्विनवाद का जो सिद्धांत दिया था वो दो वैज्ञानिक ने दिया था। किसने? अल्फ्रेड रसेल वेलिस और रॉबर्ट डार्विन या चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने अलग अलग एक ही समय के अंदर स्वतंत्र रूप से बातों का अध्ययन किया और अलग अलग इन्होंने मतलब जैव विकास को लेकर इन्होंने कुछ बातें प्रस्तुत की, वो मैं आगे बता रहा हूं। तो चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उनकी अपनी एक पुस्तक थी। उस पुस्तक के अंदर उन्होंने जो बातें खोजी या जो अध्ययन किया वो बातें उस पुस्तक के अंदर लिख दी। ठीक है, तो उस पुस्तक का कई बार नाम पूछ लेता है, तो ये आपको नाम ध्यान में होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या बातें थी वो सुनते हैं या वो देखते हैं या वो पढ़ते हैं। इन्होंने कहा प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास होता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास। प्राकृतिक चुनाव का मतलब क्या होता है कि प्रकृति खुद चुनती है कि कौन से प्राणियों का विकास होगा या कौन से प्राणियों का विकास नहीं होगा। कौन चुनती है? प्रकृति खुद चुनती है। कौन चुनती है? प्रकृति। प्रकृति खुद चुनती है और खुद ही देखती है, उनका जो स्पीसीज होती है उनका खुद अध्ययन करती है, जीवों का खुद अध्ययन करती है और अपने आधार पर वो एक डिसाइड करते हैं कि हाँ ये आगे विकसित होंगे, ये आगे विकसित नहीं होंगे। अब आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। अब मैं आपको एक सरल सा एग्जांपल लेकर बताता हूं। आरबीएफ, मान लो आरपीएससी है या आरएमएसएसबी है, एनटीए है, कोई भी आप एक संस्था उठा लो, अपने आरएमएसएसबी को उठा लेते हैं, आरएसएसबी को उठा लेते हैं। ये एक संस्था है, ठीक है, एग्जाम कंडक्ट कराती है। मान लीजिए ये है प्रकृति। अब
इन्होंने विज्ञप्ति निकाली कोई भी जिसकी पोस्टेज है 5,000, 5,000, लेकिन इसके लिए 5,000 फार्म थोड़ी भरे जाएंगे। फार्म लगभग आप मान लो कि 10 लाख फार्म भर गए, 10 लाख फार्म भरे गए। क्यों? अब इन 10 लाख को जॉब की जरूरत है या नहीं है सर। अब ये 10 के लाख 10 ने फार्म भर दिया, मुझे ये 5,000 में से एक पोस्ट मिल जाए, मुझे 5,000 में से एक पोस्ट मिल जाए, लेकिन मिलेगी किसको? इन 10 में से किसी 5,000 को मिलेगी। अब वो 5,000 कौन होंगे? जो बहुत योग्य होंगे, बहुत योग्य होंगे, मतलब वो बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, उनको ही ये जॉब मिलेगी। जो कम पढ़ाई करेंगे, कम मेहनत करेंगे, तो उनको ये जॉब नहीं मिलेगी, तो वो इस जॉब से क्या हो जाएंगे? बाहर। और जो ज्यादा मेहनत करते हैं वो इस पोस्ट को प्राप्त कर लेंगे। यही है डार्विनवाद का सिद्धांत। इतनी बात है इसमें। अब मैं आपको कंसेप्ट पे समझाता हूं कैसे। प्राकृतिक वर्ण का मतलब आगे समझिए। प्रकृति खुद चुनाव करती है, जो ज्यादा विकसित होगा वो आगे विकसित, जिसके अंदर ज्यादा चीजें होंगी वो विकसित हो जाएगा, जो कम चीजें होंगी वो कम विकसित होगा। अब प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास, यह सिद्धांत उनकी प्रसिद्ध समुद्री यात्रा, यानी कि किसकी? जो चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड थे, इन्होंने की एक समुद्री यात्रा थी। इसकी चार्ल्स डार्विन की समुद्री यात्रा कर रहे थे, ठीक है। ये पूछ लेता है, उनकी एक प्रसिद्ध समुद्री यात्रा के दौरान अवलोकनों पर आधारित है। समुद्री यात्रा कर रहे थे वो, तो इन्होंने अवलोकन किया, अपनी समुद्री यात्रा करते हुए इधर उधर देखा, नजरें घुमाई, पता लगा भी हाँ ये चीज ऐसी होती है, ये चीज ऐसी होती है। अब वो समुद्री यात्रा उन्होंने की कब? तो वो समुद्री यात्रा की उन्होंने 1831 से लेकर 1836 तक, लगभग 5 सालों तक। कितने सालों तक? 5 सालों तक उन्होंने समुद्री यात्रा की। और जो समुद्री यात्रा की उस जहाज का नाम क्या था? कौन से? क्योंकि समुद्री यात्रा करने के लिए जहाज चाहिए, है ना। वो जहाज का नाम था HMS बिगल। जहाज का नाम है HMS बिगल, जो दक्षिणी अमेरिका जानने वाला है, दक्षिणी अमेरिका के। तो आप जहाज का नाम याद रखोगे और टाइम याद रखोगे कि कब? 1831 से 1838 तक, ठीक है। इन बीच में इन्होंने यात्रा की थी। आप अभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये थे अपने, देख लिया था इसकी जहाज का नाम HMS बिगल। इस जहाज में इन्होंने यात्रा की। अब ये यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं? तो पहला डार्विनवाद, अल्फ्रेड रेलेस वेलेस, रॉबर्ट पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास, समुद्री यात्रा 1831 से 36, जहाज का नाम HMS बिगल। अब इस डार्विनवाद में क्या क्या बातें बोली गई वो बातें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो पहली बात थी, जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। डार्विन जी ने क्या बोला कि जितने भी सजीव होते हैं तो वो प्रजनन की क्रिया करते हैं, और प्रजनन क्रिया के दौरान वो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो इन्होंने बोला कि जीवों में क्या होती है? क्षमता होती है, इतनी क्षमता प्रजनन, जीवों में यह क्षमता होती है कि वो प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान की क्या कर सकते हैं? उत्पत्ति कर सकते हैं। ये बात थोड़ी सी सही भी है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी अजीब सी लग रही है ना, कि कितनी भी संतति उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया इनकी बात। अब अपनी ये जो बात कह रहे हैं इन बात को अपने मानते हैं, मान के चलते हैं। जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान करने की संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। प्रत्येक जीव में अत्यधिक प्रजनन दर की तुलना में इस पृथ्वी पर जीवों के लिए भोजन तथा आवास सीमित है या नियत है। इन्होंने बोला कि जो जीव होते हैं वो अधिक संतान तो उत्पन्न कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो खाने के लिए और रहने के लिए, खाने के लिए और रहने के लिए जो जगह है ना, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए जगह वो नियत है, सीमित है। तभी तो वो कहते हैं ना कि
इंसान जन्म मृत्यु का एक सर्कल बना हुआ है, क्योंकि कुछ जन्म लेते हैं तो कुछ की मृत्यु भी होती है, तभी तो इस पृथ्वी का सर्कुलेशन बना हुआ है। हम देखें तो हम लगभग 3 पीढ़ी, अब किसी के दादाजी हैं, लगभग दादाजी सभी के होते हैं, उसके बाद पापा देख लेते हैं वो, उसके बाद में वो खुद, और यहां तक वो अपने बच्चे तक को देख लेते हैं। ये आप 4 पीढ़ियां देख सकते हो, ये बहुत रेयर केस में देख पाते हैं कोई। तो इनके भी तो पापा हुए होंगे कोई, तो ये बच्चा इसको देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। फिर इनका जो बच्चा होगा वो इस बंदे को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो एक सर्किल बना हुआ ना, ये आगे बढ़ रहा है तो ये पीछे वाले गैप हो रहे हैं, पीछे वाले, है ना, समझ रहे हो? तो इन्होंने बोला कि जीव में अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता तो होती है, लेकिन हमारी पृथ्वी संतान तो चलो वो उत्पन्न कर लेंगे, 1 2 4 8 10 12 20 25 50 100 1000, लेकिन खाने के लिए वो क्या खाएंगे? ये बात पृथ्वी पर खाने के लिए भोजन है ना, वो सीमित ही है, और रहने के लिए जगह है वो भी सीमित है। ठीक है, अतः जीवों में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आपस में संघर्ष होने लगता है। अब संतान क्या होगी? अधिक हो गई। संतान क्या हो गई? अधिक हो गई, अधिक हो गई। अब रहने के लिए और खाने के लिए वापस में क्या करते हैं? स्पर्धा करते हैं। क्या करते हैं? स्पर्धा करते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ाई करते हैं। ठीक है, अतः जीवों में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आपस में संघर्ष होने लगता है। अस्तित्व के लिए संघर्ष दूसरे प्रजातियों के साथ, प्रकृति व वातावरण के साथ भी होता है। इनका संघर्ष, जीवों का संघर्ष आपस में भी होता है, दूसरी प्रजातियों के साथ, किसी और अन्य जीवों के साथ भी संघर्ष होता है, और प्रकृति के साथ भी संघर्ष होता है, और वातावरण के साथ भी संघर्ष करते हैं। वातावरण के साथ भी संघर्ष करते हैं। अब इस चीज का मतलब कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप एक प्रजाति हो, आप इस धरती पर जन्म ले लिया, अब आपको चाहिए गवर्नमेंट जॉब स्टेबल होने के लिए, यानी आप मान के चलो कि आपको रहने और खाने के लिए आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आप क्या कर रहे हो? किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो। सपोज दैट आपने टारगेट कर लिया कि मुझे अभी एलडीसी की भर्ती है, तो आपने उसी को टारगेट किया कि मुझे एलडीसी का एग्जाम क्रैक करना है। आप एलडीसी के एग्जाम में फॉर्म भरते हो, साथ के साथ इधर रेलवे के फॉर्म भी आ गए, आप उसमें भी भरते हो, तो दूसरी प्रजाति के साथ भी तो आप स्पर्धा कर रहे हो ना। एलडीसी वालों के साथ तो कर रहे हो, लेकिन रेलवे वालों के साथ भी स्पर्धा कर रहे हो। उसके साथ साथ अब वो टाइम पर रिजल्ट नहीं देते, आप उनके साथ फिर वो आंदोलनों पे उतरते हो, है ना। दूसरी बात, पेपर लीक हो जाते हैं, तब वो चीजें उलझते हो। तो आप संघर्ष कर रहे हो स्टेबिलिटी के लिए। किसके के लिए? स्टेबिलिटी के लिए। तो यह बातें भी हमें कहां से सीखने को मिलती है? जैव विकास चैप्टर से ही हमने को ये सारी बातें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, कहां से सीखने को मिलती है? जैव विकास चैप्टर से ही सीखने को मिलती है। तो अस्तित्व के लिए संघर्ष वो दूसरी प्रजातियों के साथ करते हैं, प्रकृति के साथ करते हैं, और वातावरण के साथ भी ये संघर्ष करते हैं। ठीक है, अगली बात, प्रकृति में कोई दो जीव बिल्कुल एक समान नहीं होते। बिल्कुल भाई, प्रकृति में कोई भी जीव होते हैं वो बिल्कुल एक समान नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। उनमें कुछ न कुछ असमानता होती है, कुछ न कुछ असमानता होती है। असमानता को आप विभिन्नता भी बोल सकते हो, असमानता या विभिन्नता। और यह विभिन्नता ही आगे विकास का कारण बनती है। यह विभिन्नता ही आगे विकास का कारण बनती है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं। कैसे? आप अपने भाई से, बहन से थोड़ा अलग हो, बिल्कुल आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिफरेंट हो। जैसे अपने बोल देते हैं ना, अपने घर वाले बोल देते हैं कि वो तो आपकी मम्मी पर गया हुआ है, वो आपके पापा पर गया हुआ है, ऐसे बोलते हैं। फिर कल को आपकी शादी होती है, तो आपकी शादी ऐसे पर्सन से होती है जिसे आप जानते नहीं हो, यानी कि आपका उनके साथ ब्लड रिलेशन नहीं होता, खून का रिश्ता नहीं होता। अब वो बंदा या जो मेल है, या अगर आप मेल हो तो आपकी शादी फीमेल से होगी, अगर फीमेल तो आपकी शादी मेल से होगी। ठीक है, तो वो जो मेल या फीमेल है वो आपके साथ ब्लड रिलेटिव नहीं है, यानी कि उसका डीएनए और आपके डीएनए में विभिन्नता है। लेकिन अपने भाई बहन के मुकाबले इसमें ज्यादा विभिन्नता है, और उसका डीएनए और आपका डीएनए दोनों डीएनए में लगभग ज्यादा विभिन्नताएं हैं। अब शादी होने के बाद जो नई दोनों के बीच में क्रॉस होता है, ठीक है, क्रॉस के बाद में जब नई संतति उत्पन्न होती है तो वो दोनों का मिक्सड डीएनए होता है, तो वो एक विभिन्नता का कारण बनता है, उसमें भी विभिन्नता होगी। ये लगातार चीजें चलती रहती हैं, और एक से लंबे समय, हजारों लाखों समय के बाद में एक नई जाति विकसित हो जाती है।
ठीक है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। बाकी जो मैंने डीएनए वाली बात बोली है ना, वो डार्विनवाद ने नहीं बोली, वो डार्विनवाद ने नहीं बोली है, क्योंकि ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बात बोली है। लेकिन डार्विनवाद ने कुछ ऐसा ही कहा है कि प्रकृति में कोई दो जीव बिल्कुल एक समान नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ असमानताएं जरूर होती हैं। जीवों में विभिन्नताओं की अधिकता के फलस्वरूप जीवन के लिए संघर्ष शुरू होता है। बिल्कुल विभिन्नताएं, अब संघर्ष विभिन्नताओं के कारण होते हैं। जीवन के लिए संघर्ष में वही जीव योग्य होते हैं जिनमें अधिक योग्य गुण वाले होते हैं। अब वही जीव आगे सर्वाइव कर पाते हैं जिनमें अधिक ज्यादा योग्य गुण होते हैं, और जो अयोग्य गुण होते हैं वो जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वही बात, अगर आप फॉर्म भर रखा है अपने एलडीसी का, आपने अच्छी तैयारी की है, अच्छा आपने पढ़ा है, तो आप इस भर्ती के लिए सिलेक्ट हो जाओगे, और अगर आपने अच्छा नहीं पढ़ा तो आप इस भर्ती से बाहर हो जाओगे। यही बात किसने बोली है, डार्विनवाद ने बोली है। यही बात किसने बोली है, यही बात हमारे प्यारे डार्विन जी ने बोली है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रकृति में योग्यतम तथा अनुकूल विभिन्नताओं वाले जीवों को चुन लेती है। प्रकृति क्या करती है, जो योग्य होता है और जिसमें अनुकूल विभिन्नताएं होती हैं, अनुकूल जो प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट बनाकर चलती है, वो विभिन्नताएं प्रकृति क्या करती है, उन जीवों को तो चुन लेती है, और जो इससे अयोग्य गुण वाले होते हैं उनको वो प्रकृति क्या कर देती है, नष्ट है। आरएमएसएसबी भी क्या करेगी, अगर आप उस भर्ती के योग्यतम हो और आप उसके अनुकूल हो तो वो आपको सिलेक्ट कर लेगी, अगर आप उसके अयोग्य हो तो वो आपको भर्ती से बाहर कर देगी। ठीक है, जीवन संघर्ष में सफल जीव लंबे समय तक जीवित रहते हैं। अब इसमें जो सफल हो गए हैं योग्य जीव हैं, वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। आप गवर्नमेंट सर्विस लग गए तो आपको लगभग लंबे समय तक वो सर्विस आप कर सकते हो, आपको वहां से कोई नहीं हटा सकता। ठीक है, और अपने वंशानुक्रम को जारी रखने में योगदान देते हैं। अब अपना वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है, जब मैंने आपको डीएनए पढ़ाया था तो वंशों का अनुक्रम का मतलब होता है आगे संतति में गुणों का, आगे गुण सूत्रों के द्वारा जो गुण होते हैं, समानताएं और विभिन्नताएं, वो आगे की ओर बढ़ती जाती है, वो होता है वंशानुक्रम। ठीक है, तो योगदान देते हैं। अब इस पूरी बात को, यानी कि जीवन संघर्ष में सफल जीव लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनमें अपने वंशानुक्रम को जारी रखने में योगदान देते हैं, ये बात बोली। इस बात को हर्बर्ट स्पेसनर ने क्या कहा, योग्यतम की अतिजीविता कहा। क्या कहा, योग्यतम की अतिजीविता। और डार्विन ने कहा प्राकृतिक चयन। डार्विन ने क्या कहा, प्राकृतिक चयन, क्योंकि प्रकृति खुद चयन कर रही है। पूरी बात का मैटर ये निकल के आता है कि प्रकृति खुद चयन कर रही है अभी कौन से जीव को आगे योग्य रखना है और कौन से जीव को योग्य नहीं रखना। इसलिए इसे प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहा जाता है। जीव संघर्ष में सफल सदस्यों की वंशागति बढ़ने से प्रत्येक पीढ़ी के सदस्य अपने पूर्वजों से अलग होते हैं। यही विभिन्नता लाखों वर्षों बाद नई जाति का निर्माण करती है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। 1858 ईस्वी, ये आपको सन याद रखना है, 1858 ईस्वी में डार्विन ने और वेलेस ने अपने कार्य को संयुक्त रूप से प्राकृतिक चयनवाद का नाम दिया। अब ये सारी जो इन्होंने डार्विन और वेलेस ने ये सारी बातें की, 1831 से लगे थे वो करने, और 1858 तक आते आते इन दोनों ने अपनी अलग अलग बातें रखी और इसने संयुक्त रूप से कार्य किया और इन्होंने इस कार्य का नाम दिया प्राकृतिक चयनवाद। वही बात है, फिर काम करने के बाद कमियां तो निकलती हैं और निकलनी भी जरूरी है, तो इसमें भी निकली। तो वैज्ञानिकों ने नाम नहीं बताया भी किसने क्या कमी निकाली है, लेकिन कमियां निकाली। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि आनुवंशिकता के आधार पर नहीं बता पाए विभिन्नता को, ये आनुवंशिकता के आधार पर नहीं बता पाए विकास को, आनुवंशिकता के आधार पर ये नहीं बता पाए। दूसरी बात का, वैज्ञानिकों का मानना है कि छोटी छोटी विभिन्नताओं से नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर छोटी छोटी विभिन्नताएं पाई जाती है ना स्पीसीज में, तो उनसे नई जातियों का निर्माण नहीं हो सकता। लिंग चयनवाद को गलत ठहरा दिया, किसी अंग के विशिष्टीकरण को नहीं बताया, किसी विशेष अंग के विशिष्टीकरण को इन्होंने नहीं बताया। तो ये था हमारा डार्विनवाद। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको छोटी सी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये छोटी सी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और अगले सिद्धांत के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक अपनी क्लास को, अपनी पढ़ाई को जारी रखें और कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।